बच्चों, आज के इस विज्ञान विषय के वीडियो में मैं वर्ग 8 के पाठ बल एवं दाब के संबंध में आपसे बातें करूंगा। बल क्या है? व्हाट इज अ फोर्स? आप देख रहे हैं एक व्यक्ति यहाँ एक बड़े से बॉक्स को क्या कर रहा है? बॉक्स को धकेला जा रहा है। धकेलना, पुश। एक बच्चा यहाँ पे भी बड़े से बॉक्स को खींचने की कोशिश कर रहा है और खींचकर इसे ले जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बल क्या है? खींचना, पुल। तो इस तरह से हम बल को परिभाषित अगर करना चाहें कि बल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके गत्यावस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। तो खींचना या धकेलना दोनों संयुक्त रूप से हम उसे बल की श्रेणी में ला सकते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। अतः बल एक कारण है तथा अवस्था में परिवर्तन का प्रयास उसका प्रभाव है। बल को हम और अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब हुआ कि एक दूसरे के संयुक्त रूप से, ये गाय को खींच रहा है कोई व्यक्ति, गाय भी व्यक्ति को अपनी तरफ खींच रही है, तो दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। अब हम देखेंगे परिणामी बल क्या होता है। दो बच्चे एक बॉक्स को ढकेल रहे हैं, तो जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है। तो दो व्यक्ति मिलकर बक्से को धकेल रहे हैं तो बक्सा आसानी से धकेला जाता है। तो इसमें F1 एक बच्चे के द्वारा, दूसरे बच्चे के द्वारा लगाया गया बल F2, दोनों एक ही दिशा में हैं, इसीलिए परिणामी बल हमें अधिक मिलेगा और F1 प्लस F2 के बराबर होगा, उनके योग के बराबर। परिणामी बल जब क्या होता है? जब विपरीत दिशा में बल लगाए जाते हैं। एक बच्चा इधर से और दूसरा बच्चा उसके विपरीत दिशा में धकेल रहा है। जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो अगर हम एक बच्चे द्वारा लगाए गए बल को F1 और दूसरे बच्चे के द्वारा लगाए बल को F2 मान लें और F1 बड़ा हो F2 से, तो जो परिणामी बल होगा वो F1 माइनस F2 अर्थात दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। तो परिणामी बल, अगर दो बल बराबर लग रहे हैं विपरीत दिशा में, जब दो बराबर बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाए जा रहे हैं तो परिणामी बल का मान 0 होता है। अभी हमने देखा कि विपरीत दिशा में बल जो लगाए जाते हैं तो वहाँ परिणामी बल दोनों बलों का अंतर होता है। तो अब जब दोनों विपरीत दिशा वाले बल F1 बराबर होगा F2 से, तो R इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों का बल का मान समान है, तो परिणामी बल कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, वस्तुओं को विराम अवस्था में लाना। दूसरा, वस्तुओं को गति अवस्था में लाना। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, बल लगाने पर वो गति की अवस्था में आ जाएगी। वस्तुओं को गति को तेज या धीमी करना। कोई धीरे चल रहा हो, बल लगाने से तेज चलने लगेगा। कोई तेज चल रहा हो, बल लगाएंगे तो उसकी गति धीमी हो सकती है। वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन लाना। किसी एक दिशा को अगर बदलना है तो हम बल लगाकर वस्तु की गति की दिशा बदल सकते हैं। और वस्तुओं की आकृति में भी परिवर्तन लाना बल का प्रभाव है। बल लगाने पर किसी वस्तु की आकृति भी परिवर्तित हो सकती है। कई प्रकार के बल होते हैं। बलों के प्रकार के संबंध में हम देखते हैं मांसपेशीय बल, जो हमारे मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। जो भी बल हम लगाते हैं वो मांसपेशीय बल है। घर्षण बल, दो सतहों के बीच में जो बल लगता है वो घर्षण बल होता है। तीसरा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, जो चुंबकों के बीच में आपस में बल लगता है या
एक चुंबक और किसी लोहे की वस्तु के बीच में जो बल लगता है। स्थिर विद्युत बल, दो आवेशों के बीच में जो बल लगते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी अपनी ओर सारी चीज़ों को खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस तरह से कई प्रकार के बल हमको अपने परिवेश में देखने को मिलते हैं। इन्हीं बलों को हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। एक भाग संपर्कित बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको लगने के लिए वस्तुओं का संपर्क में आना आवश्यक है। वो कौन सा बल है? मांसपेशीय बल और घर्षण बल। और दूसरा जो असंपर्कित बल है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल। ये असंपर्कित बल कहे जाएंगे, जिसमें दो वस्तुओं को संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम जानेंगे संतुलित बल क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। तो इस प्रकार बल का मात्रक अब हम जान लेते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन है, जिसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। 1 kg द्रव्यमान को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल को 1 किलोग्राम बल kgf कहते हैं। तो 1 kgf = 9.8 न्यूटन। ये एक रिलेशन है। दाब, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि दाब क्या होता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब भी एक प्रकार का बल है, लेकिन वो इसमें क्षेत्रफल का बहुत बड़ा योगदान है कि बल बटा क्षेत्रफल जिस पर वो लगता है, इस जो अनुपात है इसको हम लोग दाब के रूप में परिभाषित करते हैं। दाब का मात्रक भी हम जानेंगे। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर वो लगता है। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, और 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आप बता सकते हैं कि कंधों पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? आपके स्कूल बैग में जो आप कंधे पर लटकाते हैं उसमें पट्टी चौड़ी क्यों होती है? काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं, धारदार क्यों होते हैं? और कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें दाब को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो दाब का रिलेशन था बल बटा क्षेत्रफल, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल हर में है, इसीलिए हर जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसीलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। और कपड़े को गोल लपेटकर कुली बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वो बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 परखनली है। परखनली के नीचे में हम बैलून बांधा हुआ है और दोनों परखनलियों में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। एक में कम पानी है तो आप देख रहे हैं बैलून कम फुला हुआ है, और दूसरे में पानी की ऊंचाई अधिक है तो उसमें बैलून अधिक फुला हुआ है। तो ये बताता है कि जो द्रव की जो ऊंचाई होगी
उस पर निर्भर करेगा कि बर्तन की तली पर कितना दाब लग रहा है। एक प्रयोग देखते हैं। एक बोतल के नीचे बैलून बांध दिया गया है और द्रव के दाब के कारण वो बैलून फूल रहा है, अतः द्रव बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। इससे ये सिद्ध हो रहा है इस प्रयोग से। एक बोतल के अगर एक समान ऊंचाई पर अगर हम छेद कर दें चारों तरफ में, तो द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो एक हाइट पे अगर हम छेद करें तो पानी का जो बहाव है वो एक ही गति से चारों तरफ आएगा। वायुमंडलीय दाब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो भी वायु हमारे ऊपर है वो एक दबाव बना रही है हमारे ऊपर। तो इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर है। इसे हम अगर ऐसे समझें कि हमारे सर के ऊपर एक हम मान लेते हैं कि 10 गुना 10 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है हमारे सिर का, तो हमारे वायु पर हम कितना भार वायु का ढो के चलते रहते हैं। तो एक 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई स्तंभ में का भार लगभग 1000 केजी होता है। तो हम सभी अपने ऊपर लगभग 1000 केजी का वायुमंडलीय दाब लेकर चलते होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और जिसके कारण हमें नहीं पता होता। क्या आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया था और इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने वायु के 2 खोखले अर्धगोले लिए और उनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। गोलों से एक साथ जोड़कर उनको आपस में और बीच से वायु निकाल दी गई। और जब प्रत्येक अर्धगोलों पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए, वायु दाब का बल इतना अधिक था कि ये घोड़ों भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। तो ऐसा होने का कारण क्या है कि जब पूरी वायु निकाल दी गई गोले से तो वहाँ दाब बिल्कुल कम हो गया और बाहर का दाब अधिक होने के कारण उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार आज इस अध्याय में हमने जाना कि बल धक्का देना या खींचना हो सकता है। बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। और किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। हमने ये भी जाना कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसें बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं और हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो आज के इस अध्याय में दाब, बल तथा दाब अध्याय में हमने ये जानने की कोशिश की। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।